क्या आप अपने से जरा ऊंचे वाले पे रोक डाल के दिखाएं तो मैं जानूं आपको। वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू। ये है ना। यस। तो इस तरह की चीजें काम में भी यही होता है। खुदा की कसम मुझे याद है हमारे घर में नौकर पानी पिलाता तो अब्बा कहते हैं शुक्रिया बेटे। और किसी ने अपनी कहानी सुनाई ना कि मेरे साथ मेरे वालिद आंसू पोंछते, इतने रोंदू थे ना, हर वक्त रोते ही थे। हम कहते अब्बा बड़े रोंदू है भाई। फिर ये एक फर्ज था बगैर कहे हुए कि जो भी मुलाजिम आता था कि दोपहर को कायदा बस्ता लेके इसको पढ़ाना है। तो कभी सुंबल बैठ जाती थी, कभी बाजी, तो कभी मैं। ये तो बात तय थी। अम्मी ने भी एक बंदा पढ़ाया, मैट्रिक पास करा के सरकारी मुलाजमत पे लगा दिया। तो ये कोई उसमें ये नहीं था कि आपको ये मिलेगा, वो तो पता नहीं क्या कुछ ही मिल गया अल्लाह। तो जो कुछ भी किया अजर की नीयत से नहीं किया। हमें पता भी नहीं था इसका मतलब अजर का क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो वो चीजें फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड होती जाती है। जो कुछ आप देखते हैं ना अपने घर में, वो माहौल का बड़ा अच्छा असर हुआ। बेटियों के साथ भी बड़ी आपकी एक दोस्ताना सी बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा। तो वो तोतली बोलने वाली अम्मा जो अभी तक एक मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी मजेदार गल्लां करते रहे तोतली जुबान से भी कि ओ जदों जानते ने क्योंकि वो कनाडा ने ते कहंदे ने हाय हाय मैं आ गई हां कि बस उन लोग की वो मेरी बड़ी बेटी है ना रिमान जो है ना, हाँ तो उसके घर जाके फिर वो लोग आटा नहीं लेते ना क्योंकि रोटी पकानी पड़ती है ना वैसे ना। तो फिर मेरे दामाद कहते हैं आंटी वो आप अभी आराम कर ले, हम देसी स्टोर गए थे तो हम आटा लाए थे, तो आप जब आराम उनसे होंगे ना फिर मैंने कहा अच्छा भाई फिर मैं पराठे बना के देती हूँ, फिर जो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी नरिमान जो है वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है खासी, बच्चा भी उनका बड़ा सा है, मेरी गोद में मैं बिठा लेती हूँ उनको। वैसे थोड़ा साइज भी उनका ज्यादा है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जिस का मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक टू जी सरकार। उशरापा राइटर में सिंगर व्हाट नॉट, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ? पता नहीं, आई थिंक आई नेवर। राइटिंग के लिए कब वक्त निकालती हैं? अब तो खैर 2-2 साल में ही लिखती हूँ कभी कभार। तो फिर बहुत सी चीजों से कट ऑफ करने के बाद, जैसे अभी 1-2 कहानियां फिर फुदक रही हैं, और हर दफा कहती हूँ अब नहीं लिखूंगी भाई, अब तो कुछ से कुछ ही हो जाता है, लिखो तो फिर वो वैसा बनता नहीं है, फिर कुछ भी मसाइल बहुत से होते हैं। फिर हर राइटर कब डिस्क्लोज हुआ कि आप लिख भी सकती हैं? एक्चुअली नेचुरल फ्लो था। एक तो कहानियां गढ़ने की और बुनने की आदत है, वो तो मुझे पता हम सब में है। हाँ। तो मैं एक दिन ऐसी एक कहानी मेरे माइंड में वो आई कि हमारे साजिद हसन है ना, उनकी शादी शकीला से हुई थी, बड़े प्यारा कपल है माशाल्लाह। अब शकीला इज ओल्डर है ना, उनसे बड़ी है, लेकिन उन्होंने संभाला है साजिद जैसे बच्चे को, वरना कोई नहीं संभाल सकता था। अच्छा मैंने देखा बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। साजिद हसन और शकीला की बड़ी अच्छी दोस्ती, उनकी शादी, उनके बेटे जवान पिछले पहले हस्बैंड के। तो मैंने देखा एक बड़ा फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर है, वो आपस में साजिद के साथ उनकी दोस्ती है, वो खेल रहे हैं ताश और गप्पे मार रहे हैं, देयर लाइक फ्रेंड्स स्टेप फादर के साथ। मैंने ऐसे सोचा कि ये सिचुएशन अगर रिवर्स कर दें पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से, ये तो एक अनयूजुअल चीज है जो मैं देख रही हूँ, तो अगर इसको उल्टा कर ले तो क्या होता है। तो मैंने पहला प्ले लिखा नीली धूप। अच्छा। जो मैंने विमेंस डे पे लिखा, एक यंग विडो की दोबारा शादी होती है तो उसका दामाद और सोसाइटी कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, जिसकी मैंने सुना है कि मैंने देखी तो नहीं, को बधाई और फिल्म बनी उसके ऊपर। तो मैंने वो लिखा था 20 साल पहले, पहला प्ले। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो नेचुरल फ्लो है डायलॉग लिखने का, ये स्क्रीन प्ले और ये सारा कुछ। अब तो खैर मैं तो जबान जल जाती थी, तो डर के मारे ऐसे थे जैसे हम पता नहीं क्या जुर्म करें। हमारे सामने तो जो लोग जिन्होंने लिखा था आपने और हमने जिनके काम किए हुए, उनके सामने हम अपने आप को राइटर कहने की जरूरत भी नहीं कर सकते, औकात ही नहीं थी ये। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब लिखते थे, जैसे सलीम चिश्ती साहब लिखते थे, बानो कुदसियाश फाक अहमद साहब, मतलब ये लोग लिखते थे ड्रामा। हम क्या, हमारा पिद्दी का शोरबा। लेकिन वो मैंने डरते डरते एक प्ले बनाया, उसकी बड़ी धूम मच गई। उसके बाद फिर मैंने सीरियल लिखा मकान, फिर होते होते अब मैंने 11वां सीरियल लिखा था ज़ेबाइश। बस ऐसे कभी अभी 2 आइडियाज मजीद ज़हन में हैं जिनको आपने कागज पे उतारना है। लेकिन अफसोस ये होता है, किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, ज़माना ऐसा हो गया है कि आप कुछ सोचिए अगर थोड़ा सा भी ऑड, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो रेटिंग और फलाना, और फिर एक कुड़ा। आप समझती हैं ये रेटिंग ने ड्रामे को इफेक्ट किया? बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपने एक सर्टेन लेवल की मेंटेलिटी को केटर करने के लिए अपने ड्रामे को वहां उतार दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप 4-5 किस्म का काम करें। जैसे म्यूजिक में मैं कहती हूँ, जो क्लासिकल सुनने वाले 50 लोग हैं 100 में से, क्या वो मर जाएं? उनका दिल नहीं है क्लासिकल म्यूजिक सुनने को, उनके लिए भी बनाए ना। आपने जरूर वाइल्ड म्यूजिक ही बनाना है, बच्चे सुनना चाहते हैं लाउड म्यूजिक, उनको सुनने दें आप। मैं एक दिन देख रही थी, नैयरा नूर का प्रोग्राम आ रहा था, मेरी पसंद, पीटीवी पे, बहुत अच्छा। आए मैं तो लेट गई और रोने लग गई। हाय मैंने कहा ये वाला म्यूजिक कहाँ चला गया? हम और आप वो सुनते थे ना, पहले लोग इंतजार करते थे पीटीवी पे रात को
10:30-11 बजे आता था। अगर वो कोई 25 लोग हैं 100 में से, तो उनके लिए भी तो सोचे अभी ना भी कुछ। करते हैं वेट, लेकिन तो होता क्यों ये क्यों नहीं करते आप? ये वाला ड्रामा भी बनाए, वो भी चलो बनाए, उनको भी खुश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा ड्रामा ही हमने रोड मारा के उधर ही चला जाए कि सास ने थप्पड़ मारा और घर से का निकल जाओ और उठा के उस लड़की को वहां फेंक दिया। मैं एक प्ले में थी, मुझे किसी ने कहा कि अपा इसको हाथ पकड़ के बांध, इसको धक्का दे के बांध, वो गिरे जाके रोड करके। मैंने कहा देखो ये BA पास लड़की है, मैं अगर इसको कहूँ ना गेट आउट, उसके लिए यही बहुत है। यही बहुत। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कि मैं इसको पकड़ के लेके करके वहां फेंकूं। मतलब ये क्या बात है? आवाज के बगैर मजा नहीं आता। हाँ, आवाज के बगैर मजा नहीं। वाह, वाह। दीवार के बगैर। अच्छा, आप मानती हैं आपा हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं यार ये सब ड्रामा है। हाँ बस क्या कहें, ये तो बहुत बारीक बच्चा है। बहुत बारीक, देखने में भी बारीक है और बोलने में भी बारीक है। बहुत बारीक बातें पहले करता रो लेंगे फिर बाद में है। कहेंगे लेकिन तो ड्रामा। इतनी ज़हीन बातें करता है ये बच्चा। ये कहाँ फंस गया लाहौर में आके। तो अफसोस ये है कि फिर जब कुछ सोचो तो नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा। फिर जो माशाल्लाह हमारे पास क्रिटिक्स आ गए हैं अब, वाह 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 क्या बात है। मतलब हलीम पकाते पकाते कोई हमें क्रिटिसाइज भी कर लेता है। उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी कह दे। इसी तरफ मैं आ रहा था, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त नहीं था सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ चीज़ों के फ़वाइद होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो अब जैसे पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट थी अली अजमत साहब को लेकर, जिसमें उन्होंने मैडम नूर जहाँ साहिबा के हवाले से कोई कमेंट किया कि हम जब सुनते थे गायकी तो आपने बड़ा मैं तो तड़प गई। आपने बड़ा सख्त रद्दे अमल उस पर बिल्कुल होना चाहिए मैंने वो मेरा बड़ा प्यार है, मैंने उसको खूब डांटा। मैंने डांटा, उनके बच्चों ने नहीं डांटा, ना अहमद अली भट्ट ने डांटा। उन्होंने बड़े तरीके से कहा, मैं तो चीखी उसके ऊपर। मैंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो ये तुम, मतलब मैं यूं हो गई बिल्कुल, क्योंकि वो पता नहीं वो ऐसे बड़बड़ कभी कर जाता है। मैंने ये भी कहा और फिर उसने बाद में उसको रिग्रेट भी हुआ। वो उसने बाद में उन्होंने माजरत भी की। हाँ, तो किसी की रिस्पेक्ट में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, हाँ। कभी भी नहीं आनी चाहिए। बुशरा आपा, मेरी इस हवाले से भी आपसे बात हुई कि आजकल के बच्चे तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, तो आप खुदा का वास्ता है थोड़ा सा परहेज किया करें, तनकीद ना किया करें। तो थोड़ी सी तनकीद आपने किसी टिकटॉकर के ऊपर वो की? पता क्या हुआ था एक्चुअली, मैं तो बेचारी को जानती भी नहीं थी, बाद में पता चला वो तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, कोई बड़ी मशहूर है, अल्लाह जाने, मुझे तो पता ही नहीं। अब अगर माइनॉरिटीज के साथ आप करेंगे ऐसे तो हम कुछ बुरा लगता है ना फिर। उसने भी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने माजरत कर ली है। मैं कौन सी रोज हर वक्त बैठी उसके ऊपर। आपका दिल चाहता है कि टिकटॉक बनाने का? नहीं, तौबा करें। तो मुझे बुरा लगा क्योंकि माइनॉरिटीज हमारे मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप समझती हैं ये सोशल मीडिया के आने के बाद सोशल फाइबर बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, बड़े छोटे की तमीज बड़े बुरे नहीं, वो तरीके तो से खत्म है, खत्म हो गई। अफेक्ट नहीं हुई, खत्म है। मैं कहती हूँ ये वेस्ट में भी बहुत है लोगों को, आपको पता है बाकायदा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मेरे से अगर पूछे कि एक दिन की बादशाही में क्या करना है, मैं ये अपने मुल्क से तो कम से कम ये सोशल मीडिया इसलिए खत्म करूं जिस अंडर डेवलप्ड कंट्री को अभी बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है। ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े बगैर ही सुने पैसे कमाते रहते हैं। हंसी आती है वो कि पहले होता था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, अब टिकटॉकर बनूंगा। 3 चीजों से मतलब है जनरेशन को, मोबाइल, चार्जर और हैंड फ्री। अरे तो आपका एक सवाल है, जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि वो दूसरों का जीना हराम कर सकें? वैसे कई अनपढ़ लोग भी लोगों को जीना हराम करते हैं। जैसे ये कर रहा है। मैं आपको नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ। जी जी, बल्कि जीना हराम करने वाले होते ही अनपढ़ हैं। भले वो जितने भी पढ़े लिखे हों। हाँ, मतलब ज़हनी तौर पे अनपढ़ होते हैं, वो फितरी तौर पे अनपढ़ होते हैं। वाह वाह, अगर उनको पता चल जाए कि इंसानियत से कैसे डील करना, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। तंग नहीं हाय, हाय, करेगा। हाय। वाह, वाह। आपका फोकस, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ये चीजें बाद में आती हैं। ये मैं कहती हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने बुलाया, आप जैसे कहती हैं लेक्चर के लिए बुलाया कहीं, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है जो विदाउट एनी इंटेंशन और प्लानिंग, और मैं नहीं समझती कि बड़ी मैं समझदार थी, मेरा फोकस बहुत अच्छा था, मेरी प्रायोरिटीज का मुझे बहुत पता था कि मेरी बच्चियों का स्कूल, घर बाहर, खाना पकाना, ये वो उनकी ड्यूटी, उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता था, मैंने 25% काम किया है। मैंने 75% अपने बच्चों को और अपने घर को टाइम दिया। माशाल्लाह, वेरी गुड। बुशरा आपा आज भी जितनी एक्टिव हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे। बुशरा आपा हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा। और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ